हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो हमने ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, तो हमने 6 की बुक को कंप्लीट कर लिया था और आज हम 7th की बुक में लगभग 5 चैप्टर देखेंगे, 1 to 5 तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर हम पूरी बुक को कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, ज़्यादा बर्डन ना हो और ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा 7th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है पर्यावरण, और इसके बारे में देख लेते हैं। और जैसे कि हमने बताया था 6 वाली बुक में कि हमें पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन वाइज करना है, तो उसके क्वेश्चंस ही हमें करने हैं। तो आप देख सकते हैं इसको और आराम से अपना बुक भी साथ में रखिए ताकि आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन था वो था पाइतंत्र के बारे में कि पाइतंत्र क्या है। तो पाइतंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं, तो उसको हम पाइतंत्र बोलते हैं। एक और डेफिनेशन दी गई है, उसको भी आप समझ लीजिए कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पाइतंत्र का निर्माण करता है। तो ये भी एक डेफिनेशन है, इसको भी आप देख सकते हैं। आगे इसमें है कि सबका पाइतंत्र जो है वो अलग अलग हो सकता है, जैसे अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर तथा छोटे से तालाब आदि। तो सबका जो पाइतंत्र होता है वो अलग अलग हो सकता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून आपको पता होगा कि मनाया जाता है उस दिन। और आ सकते हैं पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और जिसका अर्थ है पड़ोस। तो आप इसको भी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। आगे है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में देख लीजिए कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, अथवा पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। तो आप इसको प्राकृतिक पर्यावरण में देख सकते हैं। और पर्यावरण के प्रमुख घटक में देख सकते हैं वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल। तो जैसा कि आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि जो वायुमंडल है और स्थल मंडल है और जल मंडल है, तो जो इनका तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम जीवमंडल बोलते हैं या जैव मंडल बोलते हैं, जो कि एक लिमिटेड क्षेत्र होता है, लिमिटेड एरिया होता है। आप इसको देख सकते हैं। आगे इसको थोड़ा सा देखेंगे। और आगे है मानवीय पर्यावरण के बारे में कि मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण, जैसे वन, पार्क, सड़क, ताल आदि, तो ये मानवीय पर्यावरण कहलाता है। मानव द्वारा जो भी निर्मित पर्यावरण होता है उसको हम मानवीय पर्यावरण में रखते हैं। तो आगे इसमें हम स्थलमंडल के बारे में देख लेते हैं कि जो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को, आप यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पर परत होगा, को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की ऊपर की जो लेयर होती है, आपको पता होगा कि पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं। जो पहली होती है उसको परपटी बोलते हैं, दूसरी जो होती है उसको मेंटल बोलते हैं, और जो तीसरी होती है उसको हम क्रोड या कोर भी बोलते हैं। तो ये 3 लेयर होती हैं। तो जो पहली लेयर होती है उसको हम स्थलमंडल में रखते हैं। जो पृथ्वी की जो ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को ही हम स्थलमंडल बोलते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। आगे है जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं। तो इसमें सजीव प्राणियों का संसार ही जीवी पर्यावरण में आता है, जैसे कि पादप हो गया और जंतु हो गया। तो ये हो गए जीवी पर्यावरण के प्रमुख 2 घटक। और जैव मंडल, जैसे कि आपको हमने पीछे बताया था कि जो वायुमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया और जल मंडल हो गया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही जैवमंडल कहलाता है। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर इसका निर्माण करते हैं और ये पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र या भाग होता है। तो आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा सही गलत चिन्ह लगाना था, मतलब एक ऑप्शंस उसमें दिए होते हैं, उनको छांटना है हमें। तो आप देख सकते हैं ताल जो है वो प्राकृतिक पाइतंत्र नहीं है। एक मानव जो निर्मित पर्यावरण होता है उसमें सड़क, भवन निर्माण, जो भी चीज़ें होती हैं वो मानव द्वारा होती हैं, तो ताल भी मानव ही बनाता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए प्राकृतिक पाइतंत्र में नहीं आएगा वो। और दूसरा है स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। और तीसरा है सड़क मानव निर्मित पर्यावरण है। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। और सही मिलान भी करना है इसमें। जैवमंडल व संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं वो जैवमंडल है। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को ही हम वायुमंडल बोलते हैं। और जलमंडल जलीय क्षेत्र होता है। पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र जो होता है वो पर्यावरण कहलाता है। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। और हम सेकेंड चैप्टर देख लेते हैं, जो कि है हमारी पृथ्वी के अंदर।
तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हलचलें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे अब। तो देख सकते हैं कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। जो पहली होती है, तो हमने पीछे भी पहले लेशन में देखा था कि जो स्थलमंडल होता है जिसको हम परपटी बोल रहे थे, तो वो एक कहीं ना कहीं इसमें आता है। जो पहली लेयर होती है वो हमारी परपटी, मतलब इसको क्रस्ट भी बोलते हैं। दूसरी होती है मेंटल और तीसरी होती है क्रोड, जिसको हम कोर भी बोलते हैं। तो आप इन तीनों लेयर को देख सकते हो। और परपटी, इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया स्थल की ओर, एक हो गया समुद्र में जो भी लेयर होती है वो। तो स्थल में जो लेयर होती है वो 35 किलोमीटर की मोटाई होती है लगभग, और जो समुद्र में होती है लगभग 5 किलोमीटर होती है। तो आप इसको देख सकते हैं। जो स्थल में होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है, उसको इसलिए सीएल बोलते हैं। और जो समुद्र में होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, तो इसको हम सीमे बोलते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि समुद्र की जो लेयर होती है, जो परपट्टी होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है। और मेंटल भी आप देख सकते हैं कि लगभग 2900 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई या मोटाई होती है, मतलब जितनी भी मोटाई होती है वो परपट्टी के बाद की जो लगभग 29 तक की जितनी होती है वो मेंटल कहलाती है। और आगे क्रोड है जो कि है 35 किलोमीटर। तो आप इसको देख सकते हैं। तो जो क्रोड की जो मोटाई है लगभग 35 किलोमीटर है। और जो ये क्रोड बना होता है वो निकेल और आयरन का बना होता है, इसलिए इसको हम निफे बोलते हैं। तो जहाँ पर क्रोड पर क्या होता है, तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पर मैग्मा वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, लावा वगैरह वहाँ से निकलते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो इसमें है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5 या इसको हम 1 मान लेते हैं, 1% जो होता है लगभग परपट्टी का पार्ट होता है आयतन का। और लगभग 3% होता है मेंटल और 16% होता है क्रोड। तो आप इसको थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि कितना आयतन होता है पृथ्वी का इन तीनों में। और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो होती है लगभग 6371 किलोमीटर। तो इसको आप देख सकते हैं। और विश्व की सबसे गहरी जो खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, 4 किलोमीटर तक की खुदाई हो गई है उसमें। और पृथ्वी का जो मेन केंद्र है, जैसे कि हमने बताया था क्रोड जो होता है, तो जो केंद्र तक पहुंचने में लगभग हमें 6000 किलोमीटर गहराई तक जाना पड़ेगा। तो थोड़ा ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इनको थोड़ा सा देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि इसमें सेल के बारे में है कि सेल क्या है। तो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो पृथ्वी की परपट्टी है, जो ऊपरी लेयर होती है, उसको खनिज पदार्थों से कहीं ना कहीं बनी होती है, उसको ही हम सेल बोलते हैं। और सेलों के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अग्नेय या इग्नीशियस सेल बोलते हैं जो कि लैटिन वर्ड है, और अवसादी जिसको सेडिमेंट्री सेल बोलते हैं जो कि लैटिन वर्ड है, और जो कायांतरित सेल होती है जिसको हम मेटामॉर्फिक सेल बोलते हैं जो कि ग्रीक वर्ड है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो सेलों के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और जो इग्नीशियस सेल होती है इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बहिर्भेदी, दूसरा होता है अंतर्भेदी। तो बहिर्भेदी में क्या होता है, जो भी लावा होता है हमारा क्रोड से होता हुआ जो परपट्टी पर आता है, तो ऊपर जब अगर आएगा और वहाँ कहीं ना कहीं जम जाता है, और हवा वगैरह वहाँ पर एक इन्वायरमेंट जो होता है, एक ठंडक मिलती है और जल्दी जम जाता है, तो वहाँ पर जो उसके दाने बनते हैं वो छोटे बनते हैं। तो इसीलिए वो उसको हम बहिर्भेदी, मतलब लेयर पर आकर के जमेगा और दाने जो होंगे वो छोटे बनेंगे, तो उसको हम बहिर्भेदी में रखेंगे, मतलब बहिर्भेदी वो कहलाएगा। अंतर्भेदी का मतलब होता है परपट्टी तक ना पहुँच पाने के पहले ही अंदर ही जम जाता है, उसको हम अंतर्भेदी बोलते हैं। जो इसमें दाने बनेंगे वो बड़े बनेंगे। रीज़न यही है कि उसका जो ताप है, दाब है, वहाँ पर ज़्यादा कम नहीं होता है, वहाँ पर ताप और दाब ज़्यादा होता है, इसीलिए जो बाहरी इन्वायरमेंट है वहाँ से जल्दी से उसका अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए वो लेट में जमेगा। तो वहाँ पर जो दाने वाने बनेंगे वो होंगे बड़े, तो इसलिए वो अंतर्भेदी में रखा जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे है कि बहिर्भेदी और अंतर्भेदी सेलों का निर्माण कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इनको थोड़ा सा आपको बता भी दिया है। और इसको थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं कि जो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था, तब बहिर्भेदी सेल का निर्माण होता है। जैसे बेसाल्ट और से बना दक्कन का पठार जो कि है बाहरी या बहिर्भेदी सेल का एग्जाम्पल है, ये आप इसको देख सकते हैं। तो दक्कन का पठार जो है ये एग्जाम्पल है एकदम बहिर्भेदी सेलों का। तो ये बेसाल्ट से बना होता है और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, आपको भी पता है, जो कि कपास के लिए उपयोगी होती है। और आगे है, जबकि अंतर्भेदी सेल में द्रवित जो मैग्मा होता है कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप लेता है, जैसे ग्रेनाइट। तो आप इसको देख सकते हैं, जो ग्रेनाइट होता है वो कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं मसाले पीसने के लिए, और जो पत्थर आते हैं हमारे यहाँ पे
चक्की वक्की में यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो होते हैं वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। आप इनको ऐसे देख सकते हैं। आगे है सेल चक्र के बारे में कि सेल चक्र क्या होता है। तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हम सेल चक्र बोलते हैं। जिसमें एग्जाम्पल में दिया गया है कि जैसे अग्नेय सेल, जिनको हम प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। तो अग्नेय सेल जो होती हैं उनसे निर्माण होता है सेडिमेंट्री रॉक या फिर औषधि सेलों का, और अग्नेय सेल और औषधि सेल से ही कायांतरित सेल का निर्माण होता है। तो आप इनको ऐसे देख सकते हैं कि जो अग्नेय सेल हैं और औषधि सेल हैं उनसे ही कायांतरित सेल का निर्माण होता है। तो एक जो ये प्रक्रिया चलती है इस चक्र को ही हम सेल चक्र बोलते हैं। या कायांतरित सेल भी टूट फूट करके फिर अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सेल चक्र में आएंगी। तो एक चक्र चलता रहता है कि पहले अग्नेय सेल बनेंगी, फिर औषधि सेल बनेंगी, फिर औषधि सेल और अग्नेय सेल से मिल करके कायांतरित सेल बनेंगी। फिर से उसके बाद कुछ ताप और दाब ज़्यादा लगेगा उन पर, तो फिर वो टूटेंगी फूटेंगी, फिर वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद फिर से अग्नेय सेल बनेंगी, फिर औषधि सेल बनेंगी। तो वो एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको हम सेल चक्र के रूप में देखते हैं। आगे है सेलों का जो उपयोग है वो क्या है। तो इसका उपयोग हम सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए हम सेलों का उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा था कि वहाँ ग्रेनाइट हो गया या जो भी पत्थर होते हैं उनसे हम कहीं ना कहीं घर वगैरह बनाते हैं। और आगे है सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। और इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो ये सब चीज़ें हो गई, इनका उपयोग आप देख सकते हैं। आगे है कायांतरित सेल। तो आपको पता है वे सेलें जो मूल रूप से अग्नेय व औषधि थे, परंतु जिनके रूप और गुण परिवर्तित हो जाते हैं या उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। जैसे कि चिकनी मिट्टी जो होती है वो स्लेट में बदल जाती है, जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में बदल जाता है। तो ये एक हो गया कायांतरित सेल के एग्जाम्पल्स। और कायांतरित सेल आपको आई होप समझ आया होगा कि क्या होता है, जो कि अग्नेय सेल और औषधि सेल से निर्मित होती है कायांतरित सेल। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ऑप्शंस में छांटने थे, मतलब ऑप्शंस दिए हुए थे उनको छांटना था। तो जो कि द्रवित मैग्मा से बनी सेल को हम अग्नेय सेल बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को हम क्रोड बोलते हैं। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला जो है वो खनिज के उदाहरण है। औषधि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो औषधि सेल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जीवाश्म उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि अग्नेय सेल जब टूटती है, अपर्दन उसका होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वो इकट्ठा होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं जीवाश्म भी, कीड़े मकोड़े, सारी चीज़ें वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं, तो वो दब जाते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं औषधि सेल में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आगे है कि पृथ्वी की जो सबसे पतली परत होती है उसको हम परपटी बोलते हैं। तो परपटी के बारे में आपने ऊपर देख लिया है कि परपटी क्या है। और जो इसकी स्थल पर मोटाई होती है लगभग 35 किलोमीटर होती है, जो समुद्र पर होती है लगभग 5 किलोमीटर तक होती है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं वहाँ से भी। और सही मिलान इसमें देखना है कि जो क्रोड होता है वो सबसे भीतरी परत होती है। खनिज, इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। और जो सेल होते हैं वो सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। और चिकनी मिट्टी जो होती है वो स्लेट में बदलता है। और सीएल जो होता है सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बना होता है। और जो की होती है ये हमारी पृथ्वी की जो परपटी होती है, मतलब जो क्रस्ट एरिया होता है, वो स्थल का जो भाग है उस पर ये पाई जाती है, मतलब उसमें ये होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा हमारी बदलती पृथ्वी। तो ये तीसरा चैप्टर आ गया। और देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन था कि प्लेटें क्यों घूमती हैं। जो प्लेट्स होती हैं हमारी पृथ्वी पर, जो हम पृथ्वी पर रहते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्लेटों पर ये पृथ्वी है। और तो इसमें जो आंसर है तो आप इसको देख सकते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति जो वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, इसी कारण प्लेट भी घूमती हैं। तो आप इनको देख सकते हो कि प्लेट क्यों घूमती हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा कि मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा होता है, जो कि ना कहीं राउंड टू राउंड घूमता रहता है। इसलिए जो हमारी पृथ्वी की प्लेट्स होती हैं वो भी घूमती रहती हैं। तो प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन होता है पृथ्वी की सतह पर वो भी कहीं ना कहीं इनके घुमाव की वजह से ही होता है। जब उसका मैग्मा घूमता है तो हमारी पृथ्वी की प्लेट्स भी घूमती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। जैसे कि आपको पता है सुनामी वगैरह होती हैं, भूकंप वगैरह आते हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसी कारण होता है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। और जो दूसरा था वो है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल
अंतर्जनिक बल या एंड्रोजेनिक फोर्स तथा पृथ्वी की जो सतह पर बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल को हम बहिर्जात बल कहते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसको हम एक्सोजेनिक भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए गए हैं, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। और स्थल मंडलीय प्लेट जो होती हैं भूपर्पटी में बड़ी या छोटी असमान आकार की प्लेट्स जिन पर महासागर महाद्वीप की सतहें हैं, तो उसको हम स्थल मंडलीय प्लेट भी बोलते हैं। जहाँ तो आगे है इसमें भूकंप के बारे में कि स्थल मंडलीय जो प्लेट होती है कि गति के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाला कंपन जो होता है वो भूकंप कहलाता है। तो भूकंप होता है उसका जो मेन एरिया होता है जहाँ पर उद्गमित होती है उसको हम फोकस बोलते हैं, और जो मेन उसका एरिया होता है जहाँ पर पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पहुँचती है उसको हम जो सबसे निकटतम बिंदु होता है जिसको हम बोल सकते हैं अधिकेंद्र, तो इसको हम एपिसेंटर भी बोलते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं थोड़ा सा एपिसेंटर को भी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो उद्गम केंद्र या भूकंप का जो उद्गमित केंद्र होता है उसका जो मेन एरिया होता है या सबसे ज़्यादा भूकंप की जो तरंगें होती हैं वो कहाँ पर होती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं एपिसेंटर पर होती हैं, क्योंकि सबसे मेन एरिया होता है यहाँ पर ही हमें पता चलती हैं कि सबसे ज़्यादा जो तरंगें होती हैं इसकी जो कंपन होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, और जो इसके आसपास होगा वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ये होता है कि जो भूकंप की जो तरंगें हैं वो लगभग 3 प्रकार की होती हैं। P अनुदैर्घ्य होती है, S अनुप्रस्थ होती है, L जो होती है पृष्ठीय तरंगें होती हैं। ये 3 तरंगें होती हैं, इनको हम 11th क्लास में कवर करेंगे भूकंप के बारे में। तो थोड़ा सा आपको बस आइडिया होगा और तो अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। बाकी इसमें हम थोड़ा सा पृथ्वी की गतियाँ भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको ऊपर बता दिया गया था अंतर्जनिक और बहिर्जनित क्या होता है। तो अंतर्जनिक भी 2 टाइप का होता है। आकस्मिक बल हो गया, पटल विरूपण बल हो गया। आकस्मिक बल से होने वाली जो घटनाएं होती हैं वो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अचानक कंपन से ही होती हैं। जो आकस्मिक बल अचानक से हो जाता है, मतलब अचानक कंपन हो जाता है, उसको हम आकस्मिक बल बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। और तो पटल विरूपण बल क्या होता है कि पर्वत निर्माणकारी बल, जिससे कि पर्वतों का जो निर्माण होता है वो पटल विरूपण बल होता है। तो वो भी अंतर्जनित बल के वजह से ही होता है। बहिर्जनित में देख सकते हैं ये अपर्दन और निक्षेपण से ही होता है, जैसे नदी बहता है, जल, ये सब चीज़ें होती हैं। आगे है पवन जो है, हवा जो बहती है वो भी कहीं ना कहीं बहिर्जनित बल के कारण होता है। समुद्री जो लहरें होती हैं वो भी, और हिमनद, ये सब चीज़ें बहिर्जनित बल के कारण ही होती हैं। तो देख लेते हैं कि अपर्दन क्या है। तो अपर्दन के बारे में भी आप देख सकते हैं कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन बोलते हैं। तो आगे है बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है कि नदियाँ कभी कभी अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, जिससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो ये हो गया हमारा बाढ़कृत मैदान क्यों बनता है या कैसे निर्माण होता है। तो रीज़न यही कि जो नदियाँ होती हैं अपने जो उनका मार्ग होता है उसमें ना बह करके वो आसपास एरिया में बहने लगती हैं, फिर वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। फिर उसके बाद जो मिट्टी वगैरह होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं अपर्दित होकर जम जाती हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है आपको। और आगे है कि बालू टिब्बा क्या है। तो बालू टिब्बा में देख सकते हैं कि जो छत्रक सैल होते हैं, छत्रक सैल का मतलब होता है, आप देख सकते हैं रेगिस्तान वगैरह में होता है ये सब चीज़ें। तो जो मेन आप उस रेत को भी देख सकते हैं, और वहाँ पर जो छत्रक सैल उनको बोलते हैं रेत वगैरह को। तो वहाँ पर जो पवन चलती है उसके चलने के साथ ही रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है। जो पवन होती है वो रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, और जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको हम बालू टिब्बा बोलते हैं। बालू टिब्बा होगा तो कहीं ना कहीं छोटी पहाड़ी का निर्माण करेगा। तो पवन के द्वारा ये क्या होता है, मतलब हवा के द्वारा ये अपर्दित होती चली जाती है। जो मिट्टी वगैरह होती है ये उठ के कहीं एक जगह या एक एरिया में इकट्ठा हो जाती है, जो महीन मिट्टी होती है। तो वहाँ पर एक मैदान का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर उसको हम बोलते हैं लोयस का मैदान, जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं चीन में आप ये सब चीज़ें देखते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है कि नदी के उत्थित तट को ही हम तटबंध बोलते हैं। कि नदी जो होती है वो बहती है तो जो इसके आसपास का एरिया होता है वो उठा होता है, उसको हम तटबंध बोलते हैं, थोड़ा सा उठा हुआ।
और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने ऐड जैसे करे हैं, पहले भी किए थे और इसमें भी करे हैं। तो इसमें है कि सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो है दक्षिण अफ्रीका में वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात, जो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा है उत्तर अमेरिका में कनाडा यूएसए में नियाग्रा जलप्रपात है, वो उत्तर अमेरिका में है। और अफ्रीका जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर है विक्टोरिया झील, जहाँ पर विक्टोरिया जलप्रपात है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और ये आगे जो क्वेश्चन था वो था समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं तब वहाँ पर समुद्री पुलिन का निर्माण होता है, या फिर समुद्री का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का निर्माण ले लेता है, उसको हम समुद्री पुलिन बोलते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। तो जो समुद्री पुलिन है वो एक समुद्र का किनारा होता है, आप वहाँ पर चलते हो तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है, मतलब वो जो वहाँ की रेत वगैरह होती है साइड की, तो वो बहुत ही मतलब आनंददायक होती है। मतलब मैंने देखा तो नहीं है पर आप उसको जा करके देख सकते हो। एक तरीके से समुद्री पुलिन ही होता है जो आप किनारे पर देखते हो वो। तो आगे है इसमें चाप झील के बारे में कि चाप झील क्या है। यह है कि एक प्रमुख प्रवाही जल जो होती है या फिर नदी अपर्दनात्मक कृत्य है, मतलब जो नदी होती है वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को अपर्दित करते हुए जाती है। तो मिट्टी साथ में जाएगी उसके, और बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जो नदी की प्रौढ़ावस्था के बाद उसके विसर्पों के अर्धचंद्राकार हिस्से के रूप में धारा से कट जाने और उनमें जल इकट्ठा हो जाने पर चाप झील का निर्माण होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो पर्वतों से नदी जब निकलती है तो एक तरीके से मैदानों पर जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब नदी निकलेगी तो एरिया होगा या मैदानी एरिया, तो यहाँ पर जो नदी होगी तो कहीं ना कहीं एक विसर्पी एरिया तक जाती है, लाइक अपने मार्ग में विसर्प तरीके से जाती है। तो आप इसको देख सकते हैं, जो नदी बहेगी तो कहीं ना कहीं मिट्टी वगैरह सब चीज़ें लेकर के जाएगी, तो अपर्दित होते हुए जाती है। और उसके बाद फिर जो ये जाएगी तो आगे ये कहीं ना कहीं जमा भी करेगी। जो ये जमा करेगी तो वहाँ पर क्या होता है कि अपने मार्ग से कहीं ना कहीं कट जाती है, अपने एरिया से वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक जाती है या कट जाती है, और यहाँ पर अपर्दित होकर के एक झील का निर्माण हो जाता है। उसको हम चाप झील के रूप में देखते हैं या जानते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा थोड़ा सा। आगे हम थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं कि नदियों का खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरने से जलप्रपात बनता है, जो कि कठोर सैल पर गिरेगी या फिर खड़े ढाल पर घाटी में गिरने से ही जलप्रपात का निर्माण होता है। तो जलप्रपात के बारे में आपने थोड़ा सा ऊपर देखा था कि क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं थोड़े से, तो इसलिए जलप्रपात के बारे में है कि कैसे बनते हैं या कैसे उनका निर्माण होता है। क्वेश्चन वो ऑप्शंस थे उसमें, तो आप इनको देख सकते हैं कि सैल जो है वो समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, और हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमोड़। पृथ्वी के आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखी घटना होती है, आपको पता है, पीछे आपने देख लिया है। छत्रक शैलें जो होती हैं वो पाई जाती हैं रेगिस्तान में, और चाप झील नदी घाटी में पाई जाती है। तो आप इसको देख सकते हैं। आगे है सही मिलान के बारे में। जो हिमनद होता है वो बर्फ़ की नदी, आपको पता है, जहाँ पर जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, तो उसको हम हिमनद बोलते हैं। और विसर्पी जो होती हैं वो मैंने जैसे आपको बताया था कि जब पहाड़ी एरिया से निकल करके जो नदियाँ मैदानी एरिया में आती हैं तो एक तरीके से विसर्प का निर्माण करती हैं, मतलब विसर्प की जैसे बहती हैं, तो ये विसर्प हो गई नदियाँ। और पुलिन जो होता है वो समुद्री तट कहलाता है, मतलब जैसे आपने पीछे देखा था। बालू टिब्बा भी रेगिस्तान में होता है, आपको पता है। और जलप्रपात जो होता है वो कठोर संस्तर सैल पर नदियों का गिरना जलप्रपात कहलाता है। भूकंप जो होता है पृथ्वी का कंपन। तो ये हो गया हमारा थर्ड लेसन। आगे है हमारा फोर्थ लेसन जो कि है वायु के बारे में। तो हम पहले देखेंगे वायुमंडल क्या है। हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो सभी जीव जीवित रहने के लिए इस पर निर्भर हैं। सूर्य की किरणों से बचाती है, मतलब जो हानिकारक सूर्य की किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है वायुमंडल। दूसरा क्वेश्चन था वो है कि वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। तो वायुमंडल का जो अधिकतर भाग है वो नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% गैसों से बना है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसको सूर्य की जो ऊर्जा का केवल एक ही भाग प्राप्त होता है। तो इसको भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का जो ऊर्जा है वो सिर्फ उसको पृथ्वी को एक ही भाग सूर्य की ऊर्जा का प्राप्त होता है। अगला है आतपन क्या है। तो इसको हम सूर्यतप भी बोलते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोकती है उसको हम आतपन या सूर्यतप बोलते हैं। जो अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस जो है हरित गैस या हरित गृह प्रभाव
पैदा करती है। तो हरित गृह के बारे में बताना है कि कौन सी गैस है जो हरित गृह को मतलब बनाती है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में जीवन संभव नहीं है। मतलब आपको भी पता है CO2 भी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए नहीं है पर पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक सर्किल बना रहता है वायुमंडल और ऑक्सीजन और सारी गैसों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अभाव में जीवन संभव नहीं है, परंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर जो होता है बढ़ने लगता है या तापमान जो है वो बढ़ जाता है इन सब की वजह से, तो वहाँ पर भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग होती है। वहाँ पर उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है, जिससे समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि होती है। मतलब जब बर्फ़ पिघलेगी तो कहीं ना कहीं समुद्र का जो जल स्तर होगा वो बढ़ेगा, जिसके कारण बाढ़ आएगी, जलवायु में परिवर्तन हो सकता है और कुछ पेड़ पौधे या पशु लुप्त हो सकते हैं इनसे। और आगे है मौसम क्या है, तो मौसम है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति को हम मौसम बोलते हैं, और मौसम से ही एक तरीके से जलवायु बनती है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत जो मौसम होता है वो होता है जलवायु। ये घंटे या दिन के बारे में बताता है मौसम, और जो जलवायु हो वो दीर्घकाल के लिए होता है। जो दीर्घकाल एक एरिया में दीर्घकाल तक एक ही मौसम बना रहेगा उसको हम जलवायु में रखेंगे। और आगे है वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। संवहनीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। तो वर्षण का दूसरा रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। तो दूसरा रूप जो है वो कहीं ना कहीं एक ओले के रूप में भी वृष्टि होती है, तो बर्फ़ के रूप में, मतलब वो सारी चीज़ें होती। तो एक ये दूसरा रूप हो गया। तो अगला जो है वायुदाब के बारे में, कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब जो कि है वायुदाब, तो ऊंचाई पर जाने पर घटता है और समुद्र सतह पर सर्वाधिक होता है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे इसमें भी क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, इनको भी देखते हैं। ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन गैस होती है, वो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। वायुमंडल की समताप मंडल परत जो होती है वो बादल विहीन होती है। और वायुमंडल की जो परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब घटता है, जैसे कि आपने ऊपर देखा है। और जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम वर्षा कहते हैं। और आपने इसके दूसरे रूप भी देखे होंगे कि ये ओले के रूप में या हिम या बर्फ़ के रूप में नीचे आती है, तो वो एक दूसरा रूप हो गया। तो इसमें सही मिलान के बारे में भी है। व्यापारिक पवनें मतलब स्थायी पवनें हो गई, और लू हो गए स्थानिक पवनें, मानसून हो गया मौसमी पवनें, पवन हो गया पवन की क्षैतिज गति को ही हम पवन बोलते हैं। मतलब एक सीधी रेखा में पवन जो वायु है वो चलती है उसको हम पवन बोलते हैं। और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, गैसों का जो अवरोही क्रम है, मतलब इनको देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी और भी होते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा 4th लेसन। पर थोड़ा सा इसका हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं कि हमने पीछे थोड़ा सा देखा था, पर इस यहाँ पर हम और एक्सप्लेनेशन में इसका देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल जो होता है वहाँ पर वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, और मौसम की सभी घटनाएं इसी परत के अंदर होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि, ये सब चीज़ें होती हैं तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। आगे है समताप मंडल, आपने देखा था, तो जहाँ बादलों एवं मौसम सभी घटनाओं से मुक्त हो जाता है वहाँ पर बादल मौसम नहीं होते हैं समताप मंडल में। और जो हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए उपयुक्त परिस्थिति है, मतलब वहाँ पर हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाए जाते हैं, ओजोन गैस की उपस्थिति होती है समताप मंडल में। आगे है मध्यमंडल, तो आप इसको देख सकते हैं, समताप मंडल के ठीक ऊपर जो उपस्थिति होती है लेयर की वो होती है मध्यमंडल, और वहाँ पर उल्का पिंड का जलना, ये सब चीज़ें होती हैं मध्यमंडल में। और बाह्यमंडल हो गया, वहाँ पर रेडियो संचार के लिए सबसे उपयुक्त है बाह्यमंडल। और बहिर्मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, इसको भी आप देख सकते हैं। आगे है पवन के बारे में, कि जो पवन होती है या वायु होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो आपको भी पता है कि उच्च दाब जहाँ होगा वहाँ पर निम्न दाब, जहाँ पर खाली स्थान होगा
तो यहाँ से वायु जब इसको घेरने के लिए बहती है तो एक तरीके से सर्किल चला जाता है कि यहाँ पर फिर जो हवा है वो गर्म होगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर आएगी, फिर ऐसे ऐसे करके कि सर्किल चला जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो एक पवन हो गई उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ये 3 टाइप की होती, स्थायी पवनें हो गई, मौसमी पवनें हो गई, स्थानीय पवनें हो गई। तो यही पवनें क्या होती हैं? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहती हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्थायी पवनें। मौसमी पवनें क्या होती हैं? विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा का बदलना इनका मौसमी पवनों में होता है। जैसे कि भारत में मानसून जो पवनें होती हैं मौसमी पवनें होती हैं, मौसम के हिसाब से ही आती हैं। आगे स्थानीय पवनें हैं जो छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे कि स्थल एवं समुद्री समीर। तो ये जैसे कि लू आप उत्तर भारत में देख सकते हैं। तो ये स्थानीय पवनें हो गई, एक छोटे एरिया में इनकी बात होती है। अगला जो अध्याय है वो हमारा 5th लेसन है, जो कि है जल। जल के बारे में आपको देखना है कि जल कितने रूपों में होता है, जल चक्र किसे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई जल के बारे में, इनको हम देख सकते हैं। और आगे है वर्षण क्या है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वर्षण क्या है, तो यह है कि जब जल सरल जल बिंदुओं या ठोस हिमकणों के रूप में धरातल पर गिरता है तो वर्षण कहलाता है या वर्षा कहलाती है। आगे जल चक्र के बारे में है कि जल चक्र जो होता है जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र बोलते हैं। तो आप जल चक्र को भी देख सकते हैं कि जो इसका जो स्वरूप होता है वो बदलता रहता है, महासागरों से वायुमंडल में जाता है, फिर उसके बाद वापस धरती पर आ जाता है, तो उसको हम जल चक्र बोलते हैं। आगे है विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जल की मात्रा, वायु की गति, वायु की अवधि, पानी के ऊपर वायु के बहने की दूरी। तो ये हो गए लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगला है महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, महासागरीय जल में लवणता की मात्रा, वायु की गति, तापीय अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति। तो ये हो गए हमारे महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगला जो है ज्वार और भाटा के बारे में कि जब समुद्री जल ऊपर आता है उसे ज्वार कहते हैं और जब नीचे जाता है तो उसको हम भाटा बोलते हैं। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का पृथ्वी के सागरीय जल स्तर पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के सागरीय जल के अटैच में या उसके सीध में होता है तो वहाँ पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ पर उच्च ज्वार आएगा। और आगे है ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य की पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। तो यह जो ज्वार भाटा है ये उपयोग होता है नौ संचालन में, मछली पकड़ने, विद्युत उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये सब चीज़ें देख लीजिए। तो आगे है महासागर के जल के सतत एवं निर्दिष्ट दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। मतलब एक सीधी रेखा में सतत रूप से बहने वाली धारा को ही हम कहीं ना कहीं महासागरीय धारा बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं। तो गर्म धाराएं जिसमें एग्जाम्पल में है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और जो ठंडी है वो है लेब्राडोर जलधारा, जो दोनों मिलती हैं जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती हैं वहाँ पर कोहरे वाला मौसम होता है और मत्स्य क्षेत्र होता है, वहाँ पर मतलब मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पर। और देख सकते हैं आप इसको। और जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर ये सब चीज़ें होती हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। तो इसी में दिया गया है कि सामान्यतः गर्म जो हैं महासागरीय धाराएं वो भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती हैं लेकिन ठंडी धाराओं की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन जो ठंडी धाराएं होती हैं, मतलब ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं, वो ध्रुवों से उत्पन्न होकर के भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो इनको आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है सही मिलान, तो इसमें कुछ ऑप्शंस वाला दिया भी गया था पर वो सारा कुछ कवर हो गया था पहले क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैंने उसमें नहीं लिखा है। तो आगे इसमें देख सकते हैं कैस्पियन सागर है, विशालतम झील है। ज्वार भाटा है, जल में आवधिक चढ़ाव उतार को ही ज्वार भाटा बोलते हैं। सुनामी जो है तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। तो महासागरीय धाराएं जो हैं वो निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जलधाराएं ही महासागरीय धाराएं हैं। आगे देखते हैं बसंत ज्वार क्या होता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही पंक्ति में होता है और ज्वार भाटा सबसे अधिक होता है। तो जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होंगे तो वहाँ पर सर्वाधिक ज्वार भाटा आता है।
सुनामी क्या है? जापानी वर्ड है जिसका अर्थ है बंदरगाह लहरें, क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं आराम से। और ये हो गया हमारा 5th लेसन। तो ये थोड़े से मैंने इनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, आप इनको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और आप अच्छे से पढ़िए इनको और समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा अभी इस लेवल पर पढ़ना है। इसके बाद ये आपको बहुत ब्रॉड लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा हो सकता है समझने में प्रॉब्लम आ जाए। तो आप अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप 11th 12th की बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें पता होंगी, तो आप वहाँ पर सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे और सारी चीज़ों को समझ पाओगे। ये 5 लेसन कंप्लीट करे हैं, तो कल हम आपको 5 लेसन और कंप्लीट करके देंगे और आप भी साथ में करते रहिए ताकि आपको कोई बर्डन ना लगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले लेसन के साथ, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।